नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टर क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या क्या थे, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से अनइक्वल थी। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटे हुए थे, है ना, जिसमें फर्स्ट में क्लर्जीमेंस आ गए थे, फिर नोबल्स आ गए थे सेकंड स्टेट में, और तीसरा जो थर्ड स्टेट्स उसमें पीजेंट्स, वर्कर्स, एजुकेटेड क्लास लोग थर्ड स्टेट में आते थे। ठीक है, फिर मिडिल क्लास का किस तरह से राइज हुआ, ठीक है, वो हम लोग ने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में ही। फिर साथ ही साथ में हम लोग ने ये भी पढ़ा कि रिवॉल्यूशन ब्रेक कैसे हुआ, ठीक है, कौन से कारण थे। फिलोसोफर्स तीन इसमें हम लोग जॉन लॉक की, रोसियो एंड मॉन्टेस्क्यू के बुक्स के बारे में पढ़ा, फिलोसोफर्स का हम लोग ने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, और ये भी देखा था कि किस तरह से फ्रेंच जो मोनार्की हुआ करती थी वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गई। आज की वीडियो में हम लोग बाकी का जो हिस्सा है पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको ये सेकंड पार्ट समझ आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, अब तक तो हम लोग ने पढ़ चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था फ्रेंच, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अबॉलिश हो जाता है, और फ्रांस जो है वो मोनार्की से वो रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग यही सब चीज़ जानेंगे, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में थोड़ा जानेंगे, विमेंस का क्या रोल था वो जानेंगे, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा है, पूरे इम्पोर्ट सिग्निफिकेंस क्या रहा है पूरे यूरोप में, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द किंग लुइस 16 वॉज रिड्यूस्ड, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद किंग जो लुइस 16 थे उनका पावर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया था, जिसमें लेजिस्लेटिव जो नेशनल असेंबली था वो काफ़ी हद तक एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा था। पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ही आस्क्ड फॉर द हेल्प फ्रॉम द प्रूशियन एंड द ऑस्ट्रियन मोनार्कीज, है ना, ये दोनों से हेल्प मांग रहे थे। However, the revolutionaries in France formed a large army and declared a war against the Prussians and the Austrians, ठीक है। तो ऑब्वियसली लुई फिलिप चाहते थे कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया का हेल्प लेकर जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे, है ना, उनको हटाया जाए, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो वापस से मोनार्की में कन्वर्ट हो जाए। तो ये किंग लुई फिलिप जो लुई 16 थे उनका ये कंसेप्ट था। लेकिन रिवॉल्यूशनरी ये जान चुके थे कि प्रूशियन और ऑस्ट्रियन आर्मी आ चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द प्रूशियन एंड ऑस्ट्रियन, ठीक है। और इस समय बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी गाए जा रहे थे, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स में से दिया जाता है। मार्सेल इज कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट डी एल एस आइल्स, ठीक है। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका जो सॉन्ग था पेट्रियोटिक सॉन्ग मार्सेलिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली बार गाया गया था बाय द वॉलंटियर्स ऑफ मार्सेल्स एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम, ठीक है। तो जब वो मार्चिंग करते, क्योंकि पेरिस में ये वॉर जो चल रहा था बिटवीन द प्रूशियन एंड द ऑस्ट्रियन, ये पेरिस में ही चल रहा था। तो और आज के टाइम में प्रेजेंट देखा जाए तो फ्रांस का जो नेशनल एंथम है वो यही है, मार्सेलिस यही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा ये सब कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्रांस का प्रेजेंट जो प्रेजेंट है उस पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर द जैकोबिन क्लब इन फ्रांस वॉज फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशनरी फोर्सेस। वैसे तो बहुत सारे क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश किए गए थे रिवॉल्यूशनरीज के थ्रू, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट था वो था जैकोबिन क्लब। इसके बारे में आप क्लास 10th की हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन फ्रांस इट वाज फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस। इट इंक्लूडेड, इसमें मोस्टली कौन कौन लोग थे, तो स्मॉल शॉपकीपर्स, वॉचमेकर, पेस्ट्री कुक्स, प्रिंटर्स, डेली वेज अर्नर्स, सर्वेंट्स, यही थे। ये जो थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे यही ज़्यादातर रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस जैकोबिन क्लब्स में आते थे। और इनके जो लीडर थे वो थे मैक्समिलियन रॉब्सपियर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Maximilian Robespierre, a large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers। तो ये फोटो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिक्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो जैकोबिन्स था उनका एक टिपिकल पहनावा था, वो टिपिकल क्लोथ पहनते थे, ठीक है, जो मेनली डॉक वर्कर्स पहनते थे, जो शिप्स
डॉकयार्ड में काम करते थे उस तरह के कुछ हद तक वो लोग ड्रेस पहनते थे। तो दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सैंस क्लूटोस। ठीक है, सैंस क्लूटोस लिटरली उसकी मीनिंग जो है दोज विदाउट नी ब्रिचेस। ठीक है, जो नी ब्रिचेस नहीं पहनते हैं। तो जो जैकोबिन्स, ये जो फोटो है बेसिकली सैंस कुल्टोस की है। मेन वेयर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइजेस लिबर्टी। और इसके साथ में इसमें लिटिल डिफरेंस ये था कि जो मेन थे वो एक रेड कैप पहनते थे लेकिन फीमेल्स नहीं पहनती थी। ठीक है, तो इसमें थोड़ी बहुत अनइक्वालिटी आपको नजर आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये फिगर भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है जैकोबिन क्लब के। फिर ये नेशनल एंथम, ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। बहुत बार इसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है इससे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वॉर जहां पर भी होगा, जिसमें भी होगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको तो प्रॉब्लम होगा ही, जो नहीं भी इन्वॉल्व होते उनको भी प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे, बहुत सारे जाने गए थी, बहुत कुछ इसमें। और उससे क्या होता है, कंट्री की जो डेप्थ होती है वो और फंसते जाती है, अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है ना। तो जो भी कंट्री वॉर में फंसा रहता है वो कंट्री बहुत पीछे हो जाता है। ठीक है, फिर इन 1792 when the supplies of bread reduced, the Jacobins along with the people of stormed the Tuileries Palace and imprisoned the royal family of France। ठीक है, ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो खाने के जो चीजें हैं उनका तो प्राइस बढ़ेगा ही। तो ब्रेड जो उनकी स्टेपल डाइट हुआ करती थी, जिस तरह से इंडिया में राइस जो है, राइस व्हीट ये स्टेपल डाइट है, उसी तरह से वहाँ पर भी ब्रेड थी। लेकिन उनको ये नहीं मिल रहा था तो वो अटैक कर चुके थे ट्विलेरिस पैलेस, जो कि रॉयल फैमिली वहां पर रहती थी। ठीक है, और जो रॉयल फैमिली थी उसको इम्प्रिजन कर दिया गया था। दिस डेवलपमेंट लीड टू द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Elections were held and everyone more than 21 years of age was given the right to vote। जो पहले दो कंसेप्ट थे एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन का, वो हटा दिया गया। जो भी 21 साल से ऊपर वाले हैं उनको अधिकार मिल चुका था वोट देने का। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की गई थी। एंड द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन 21 सितंबर 1792 इट abolished the monarchy and declared France as a republic। ठीक है, तो ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन को क्या हुआ, फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक रिपब्लिक में बन गया। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जो भी हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री होता है वो आम इंसान चूज करते हैं बाय द राइट टू वोट। ठीक है, उसको रिपब्लिक कहा जाता है। जिस तरह से इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो हम लोग इलेक्शन जब होता है वोट देकर उन्हें जिताते हैं। लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता, वहां पर वो जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिस तरह से ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड में क्या होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सीरीज में चल रहे थे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ। तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि किंग लुईस 16 वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। तो देख सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरीज इतने आक्रोश में आ गए थे, जो किंग लुई 16 थे उनको एग्जीक्यूट किया गया पब्लिकली 21 जनवरी 1793 में, ऑन चार्जेस ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है जो देशद्रोही से, देशद्रोह जिसको कहते हैं, जो देश को धोखा दे रहा है, देश के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो उसको मेनली ये चार्जेस के बेसिस पे लुई 16 को फांसी दे दिया गया। और साथ ही साथ कुछ टाइम बाद उनकी जो वाइफ थी क्वीन मैरी एंटोनेट को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सोच सकते थे रिवॉल्यूशनरीज का क्या आक्रोश हो चुका था। फिर आता है रेन ऑफ टेरर। ठीक है, बहुत बहुत ये वर्स्ट फेज था फ्रांस के लिए। ठीक है, फ्रॉम 1793 टू 1794। इसी समय में क्या हुआ था, ऑब्वियसली जो किंग थे, क्वीन थे, उनको पब्लिकली
एग्जीक्यूट किया गया था, गिलिटोन किया गया था। गिलिटोन क्या है वो हम आएंगे थोड़ी देर में। तो द पीरियड, खौफ का दौर जिसे कहते हैं, इज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर। रॉबस्पियर जो रिवॉल्यूशनरी के लीडर्स थे जैकोबिन क्लब्स के, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। वो एक टाइप ऑफ डिक्टेटर बन गए थे। क्लर्जीमेन्स, नोबल, पीपल्स वर कंसिडर्ड एनिमीज टू द रिपब्लिक वेर गिलिटोन। तो जो भी इनके खिलाफ, ये देख सकते हैं रॉबस्पियर, इनके खिलाफ जो भी उनको लगता था कि ये मेरा एनिमी है, सबको वो गिलिटोन कर देते थे। गिलिटोन का मतलब बेसिकली एक टाइप ऑफ फांसी ही है, ठीक है, जिसमें दो पोल्स ऐसे होते हैं और ऊपर में एक ब्लेड, बहुत धार सा एक ब्लेड रखा होता है, तलवार टाइप का। और इसमें जिसको भी जिसका भी सर कलम करना होता है उसको, उसका सर, उसके बॉडी को यहाँ पर रखा जाता है और ये क्या होता है, ये नीचे गिर जाता है और उसका सर अलग हो जाता है धड़ से। इसी को ही गिलोटोन कहा जाता है और ये डॉक्टर गिलोटोन ने ये डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, इसीलिए ये कहा गया है। ही इवन ऑर्डर द किलिंग ऑफ हिज ओन पार्टी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री टू हिज मेथड्स एंड वे। तो सोच सकते हैं कितने बड़े ये डिक्टेटर थे रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। अपने ही पार्टी के मेंबर्स को भी वो फांसी पे गिलोटोन कर देते थे। रॉबस्पियर गवर्नमेंट पुट अ डेफिनेट लिमिट ऑन द वेजेस एंड द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड। तो ये इन सब चीज़ों में भी लिमिट लगा देते थे, वेजेस कितना देना है, एसेंशियल गुड का प्राइसेस कितना होगा, फिक्स कर दिया जा रहा था। मीट ब्रेन वेर राशन, पीजेंट्स वेर आल्सो फोर्स्ड टू सेल ग्रेन एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट, चर्चेस वेर क्लोज्ड। ठीक है, तो ये सब कुछ अपने मन के मर्जी के हिसाब से कर रहे थे रॉबस्पियर। रॉबस्पियर फॉलोड द पॉलिसी सो स्ट्रिक्टली दैट इवन हिज सपोर्टर टर्न्ड against him. Finally, he was convicted by the court in July 1794 and was guillotined. तो यही दौर था रॉबस्पियर, जब जब उन्हीं को फांसी मिल गया तब जाके ये खौफ का जो दौर था, 1 साल वाला जो खौफ का दौर था, वो खत्म होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर पाप करेंगे तो ऑब्वियसली उसका सजा तो मिलेगा ही। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो चला रहे थे जैकोबिन क्लब, वो सही तरह से काम नहीं कर रहा था। वो सब अपने मन के मर्जी काम कर रहे थे, है ना। क्योंकि किसी एक के हाथ में सारा पावर आ जाएगा तो वो एक टाइप ऑफ डिक्टेटर रहेगा, ठीक है ना। वो अपने आप को सबसे महान समझेगा। तो ये फॉल हो गया, जैकोबिन क्लब का फॉल हो गया। और ये जो पावर है, जो वेल्दियर मिडिल क्लास था, उनके हाथों में जाकर गिर गया। ठीक है, एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो पहले वोट देने का अधिकार मिला था 21 से ज्यादा आयु वाले लोगों को, वो हटा दिया गया। अब वही लोग वोट दे सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी था, जो वेल्दी सेक्शन से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये क्लॉज लगा दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, ये भी इसमें न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया उसमें ये किया गया। Then these then appointed a directory and executive made up of 5 members। ठीक है, जहां पर पहले क्या हो रहा था, एक ही मेंबर सब कुछ चला रहा था, लेकिन अब क्या किया गया कि 5 मेंबर्स को लाया गया। बेसिकली 5 मेंबर्स बना दिए गए। This meant as a safeguard against the concentration of power in one man, executive was under the Jacobins। यही जो मैं बोल रहा हूँ कि एक के हाथ में ना होकर पावर जो है वो बट गया, मतलब डिसेंट्रलाइज करने का तैयारी हो रहा था। ठीक है, however the directors also often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them। ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें भी क्लैशेस होने लग गए थे, पांचों के पांचों जो डायरेक्टर्स थे उनके बीच में भी क्लैशेस होने लगे थे। तो द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, तो डायरेक्टरी जो रूल था वो भी फेल हो गया। इसके कारण नेपोलियन बोनापार्टे, जो कि फ्यूचर में जाकर पता चलता है कि ये भी एक मिलिट्री डिक्टेटर है, इनका राइज होने लग गया। ठीक है, तब थोड़ी सी हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया नेपोलियन बोनापार्टी के बारे में, लेकिन जान लेंगे हम लोग। ठीक है, द राइज एंड द फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्टी। तो बहुत बार आपने पुराने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि इंडिया के नेपोलियन किसे कहते हैं। ठीक है, इंडिया के नेपोलियन किसे कहते हैं, तो बहुत आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त, जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनको कहा जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया। लेकिन कितना गलत हमें पढ़ाया गया आप सोच सकते हैं। समुद्रगुप्त जो थे वो लगभग 500 500 एडी के आसपास में हम लोग ने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है। और नेपोलियन कब है, तो 1800, 19th सेंचुरी में। तो डिफरेंस देख सकते हैं आप।
ठीक है, 1200-1300 साल पहले के हैं समुद्रगुप्त। लेकिन हम लोग हिस्ट्री बुक में क्या पढ़ते हैं कि इंडियन नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। हम लोग ऐसा क्यों नहीं पढ़ते हैं कि फ्रांस के समुद्रगुप्त कौन है, हम लोग ऐसा क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी हिपोक्रेसी है, जो भी बुक लिखते हैं वो भी वेस्टर्न सोच में ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने जो लीडर्स थे, अपने जो रूलर थे, उनके बारे में हम लोग उतना जानकारी नहीं रखते हैं और इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, नेपोलियन बोनापार्टे को समझ लेते हैं। तो इन 1804 नेपोलियन सीज द रेन्स ऑफ फ्रांस एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एम्परर, क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि जितने भी रूल्स थे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फेल हो गया था, जाकोबिन क्लब्स फेल हो चुका था, फिर जो डायरेक्टरी रूल था वो भी फेल हो चुका था, तो नेपोलियन ने सोचा मैं ही चलाता हूँ। He started conquering neighboring nations and established his dominance by making kingdoms ruling through his family members। तो इनका नेपोलियन, क्योंकि ये सारे ही जो आसपास के देश थे उन पर अटैक करते थे और एरिया जो वो कब्जा कर लेते थे, और फिर अपने ही फैमिली मेंबर्स को उन एरिया को कंट्रोल करने के लिए दे देते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये फैमिली रिलेशन के थ्रू ये काम करते थे। द फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, तो ये बहुत अच्छा काम किए थे, कुछ कुछ अच्छा भी काम किए हैं, कुछ कुछ बहुत गलत भी काम किए हैं। ठीक है, तो फ्यूडल जो बॉन्डेड लेबर वाला सिस्टम था वो अबॉलिश कर दिया गया। बोनापार्टे सॉ हिमसेल्फ एज अ मॉडर्नाइजर एंड इंट्रोड्यूस्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लॉस, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। इक्वल वेट एंड मेजर सिस्टम इन डेसिमल्स ये भी इंट्रोड्यूस किया था, तो ये कुछ हद तक इन्होंने अच्छा काम किया था। इनिशियली सबको लगता था कि ये काफी हद तक अच्छे हैं, फ्रांस को बहुत आगे ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस इनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थे वो काफी ज्यादा क्रूएल थी। वो क्या करते थे, हमेशा ही आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनको अटैक करते थे, और अपना जो एरिया था वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाते थे, जिस तरह से चाइना कर रहा है। वो आसपास के जितने भी कंट्रीज है उसको चाहता है कि कब्जा कर ले। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब चाइना चाइना जितना भी कब्जा कर रहा है ना, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वही चीज नेपोलियन बोनापार्टे के साथ भी हुआ। वो आसपास के सबको कंक्वायर करना चाहते थे। जबरन जो फ्रांस के बच्चे थे, बूढ़े थे, उन सबको आर्मी में इंक्लूड करते थे और बोलते थे कि लड़ो और जाके आसपास को देशों को कंक्वायर करो। ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए लोग इनका साथ देना छोड़ दिए थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो बैटल ऑफ वाटरलू में जो 1815 में हुआ था, वो वहां पे डिफीट हो गए थे, वो हार गए थे, और नेपोलियन का चैप्टर यहीं पर डी एंड हो चुका था। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है और उतना पढ़ना भी नहीं है नेपोलियन के बारे में, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि विमेन का क्या रोल रहा है, क्या इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, और वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था या नहीं, बिल्कुल किया था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग women were active participant in events brought about so many important changes in the French society। ठीक है, they hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measure to improve their life, है ना। तो अगर women participate करेंगे तभी तो उनका रोल, जो उनको उनको महत्व दिया जाएगा, उनका लाइफ इंप्रूव होगा, है ना। तो विमेन शुरू से ही पार्टिसिपेट करती थी। मोस्ट ऑफ द विमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। ऑब्वियसली थर्ड स्टेट के जो वहां पर उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। वो किस तरह के काम करते थे, सिमिस्ट्रेस या लॉन्ड्रेस का जो होता है काम, लॉन्ड्री का काम, फ्लावर बेचना, फ्रूट वेजिटेबल ये सब बेचना, और वेर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट, है ना, नौकरानी का जो काम होता है वो काम करना। अलग अलग जो प्रॉस्परस लोग थे, राजघराना में काम किया जाता था, ये सब वहाँ थर्ड स्टेट की लोग महिलाएं ज्यादा करती थी। मोस्ट ऑफ द वेमेन डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ये थर्ड स्टेट का ही मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ना जॉब ट्रेनिंग, पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था। और जो ओनली जो क्लर्जी थे या नोबल्स थे, वेदियन मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन्हीं को पढ़ने का, उन्हीं महिलाओं को पढ़ने का मौका मिलता था। ठीक है, और इनका क्या होता था, इनके जो शादी भी करवा दिया जाता बहुत कम उम्र में। थर्ड स्टेट के जो महिलाएं थी, वर्किंग वुमेन also had to care for their families, that is cook, fetch water, queue up for the bread and look up to the children। तो जो मेल थे उससे ज्यादा काम फीमेल्स करती है, और ऐसा सच भी है। आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी देखेंगे, जो भी वर्किंग वीमेन है वो बहुत ज्यादा काम करती है इन कंपैरिजन टू एक मेन। ठीक है, बहुत ज्यादा उनपे लोड रहता है। देयर वेजेस वेर लोअर देन दोज ऑफ द मेन, है ना। बहुत हद तक देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर फीमेल्स को
इक्वल पे नहीं दिया जाता है। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही इंडियन क्रिकेट टीम में जो मेंस और वीमेन है उनको सेम प्राइस मिलता है, लेकिन जितना प्राइस आईपीएल में मिलता है मेल को उतना क्या फीमेल को मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो अलग एक डिबेट हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक जो वेजेस है, सैलरीज है, वो सेम नहीं मिलती थी। अबाउट 60 women's clubs came up in different French cities। बहुत अलग अलग क्लब्स आए, जैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जैकोबिन्स था, उसी तरह से फीमेल्स के भी आए थे, जैसे कि द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वेमेन। ये दो क्लब्स थे, तो ये इंपॉर्टेंट है ये जान के रखना कि दो क्लब्स कौन कौन से थे। ये काफी फेमस हुआ करते थे। वन ऑफ देयर मेजर जो डिमांड हुआ करते थे वो थी women enjoy the same political right as a women। ठीक है, जिस तरह से मेन को मिलता था पॉलिटिकल राइट, वही राइट फीमेल्स को भी चाहिए था, तो ये उनकी डिमांड थी। ठीक है, फिर दे ऑल्सो डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, क्योंकि इनको अधिकार ही नहीं था वोट देने का। तो वोट नहीं देंगे तो ऑब्वियसली असेंबली में आ ही नहीं सकते, मेंबर बन ही नहीं सकते असेंबली का, पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड ही नहीं कर सकती, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थी, ये सारी डिमांड्स भी थी। सो इन अर्लियर ईयर्स तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थे वो काफ़ी हद तक ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि जो वीमेंस का लाइफ है वो स्टेबल हो सके, इम्प्रूव हो सके। जैसे कि कौन कौन से स्टेप लिए थे रिवॉल्यूशनरीज, ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने स्टेट स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, ये कर दिया गया था, अच्छा बात था। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, है ना। तो शादी नहीं करवा सकते थे, और मैरिज को एक कंट्रैक्ट बना दिया गया था इनटू अ फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बना देने से बहुत इजी हो जाता है। फिर डाइवोर्स को भी लीगल कर दिया गया था एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वीमेन एंड मैन। ठीक है, इक्वेलिटी आ चुका था लगभग। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। ये सारे रिवॉल्यूशनरीज ने अलग इनिशियली किया था, ये सारे इंप्रूवमेंट लाए थे। लेकिन विमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर, है ना। तो ये सारे राइट्स तो लाए गए थे, लेकिन फिर जो रिवॉल्यूशनरी जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का टाइम था, उसमें जो खौफ का दौर था उसमें सब हटा दिया गया था, उनका सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गया था। ठीक है, फिर जो डायरेक्टरी रूल था उसमें भी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं किया गया था। और उनका जो मेन मेन डिमांड था कि उनको भी अधिकार मिले वोट देने का, वोट देने का अधिकार मिलेगा तो वो पॉलिटिकल लाइफ में आएंगी और पॉलिटिकल ऑथोरिटी को महसूस कर पाएंगे। ये उनका मेन एम था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, उनको लगभग 200 साल लग गए थे ऐसा होने में। और फाइनली 1946, बहुत रिसेंट टाइम में, ठीक है, 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस ओन द राइट टू वोट। तो आप देख सकते हैं कितना रिसेंट टाइम में ही फीमेल्स को वोट देने का अधिकार मिला था। वर्ल्ड की जो पहली कंट्री थी, इंडिपेंडेंट कंट्री थे जिनमें फीमेल्स को अधिकार था वोट देने का, वो था न्यूजीलैंड। तो काफी इंपॉर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले फीमेल्स को राइट दिया था वोट देने का। और फ्रांस में देख सकते हैं 1946। अमेरिका में भी बहुत लेट आया था, वो 20th सेंचुरी में आया था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन 20th सेंचुरी में ही आया था अमेरिका में भी। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जो है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, जो स्लेव ट्रेड हुआ करता था, ट्राइलेटरल स्लेव ट्रेड, ये कैसे खत्म हुआ था। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजीम वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। तो जो बेसिकली स्लेवरी किस तरह से है, मैं आपको जस्ट एक समझा देता हूँ। मान लीजिए दिस इज यूएसए, ठीक है, फिर यहाँ पर है यूरोप, नीचे में है अफ्रीका, ये हो गया अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो मेनली क्या होता था, यूएसए और जो कैरिबियन आइलैंड्स थे, कैरिबियन के जैसे मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, सैन डोमिनिगो, इन ऐसे जो आइलैंड थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती थी। किस तरह की, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, इन सब की बहुत ज़्यादा वहाँ पर खेती होती थी। तो जो यूरोपियंस थे, वाइट यूरोपियंस थे, वो वहाँ पर वहाँ के क्लाइमेट में जाकर गर्मी में रहकर काम नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, यूरोप से वो जाते थे अफ्रीका। अफ्रीका में जो निग्रोज लोग थे, जो वहाँ के ब्लैक लोग थे, उनको हायर करते थे एज अ स्लेव, और उनको बड़े बड़े शिप्स में भरकर उनको भेज दिया जाता था कैरिबियन आइलैंड्स में, नॉर्थ अमेरिका में, और वहां पर जाके वो खेती बाड़ी वहां पर करना पड़ता था जबरन।
एक टाइप ऑफ बॉन्डेड लेबर था। तो यही जो ट्रेड होता था, इसी को ही मेनली स्लेव ट्रेड कहा जाता है। बहुत ये ब्लैक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये अमेरिका यूरोप यहीं पे होता था, इंडिया में भी ऐसा होता था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी होता था, जहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स जाते थे श्रीलंका में, अलग अलग देशों में जाते थे, वहां पर जाके ये सब काम करते थे, ठीक है। तो क्योंकि बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस, ये यूरोपियंस वहां पर जाकर डिस्टेंट अनफेमिलियर लैंड पर काम नहीं करना चाहते थे, तो लेबर का शॉर्टेज हो गया। तो इसीलिए अफ्रीका से लोग जाना शुरू हुआ, और ये स्लेव ट्रेड जो हुआ 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था। फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो सेल करते थे कौन कौन से, जो बॉर्डियक्स नाइन्टीज जो उनके पोर्ट सिटीज थे, और अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका के कोस्ट में। फिर वहां से वो स्लेव्स खरीदते थे, नौकर को खरीदा जाता था बेसिकली। और नौकर जो भी होते थे, स्लेव्स जो होते थे, उनको ब्रांड एंड शैकल भी किया जाता। ब्रांडेड मतलब कि जिस तरह से उनकी बिल्डअप होती थी, जो बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होता था, उसे हाई रैंक दिया जाता था, ठीक है। तो फिजिकल बिल्डअप के ऊपर में ब्रांड किया जाता है, ठीक है। और उन्हें शैकल्ड करके, और जो छोटे बच्चे थे उनको हटाकर, या बहुत बार ऐसा भी होता था छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाया जाता था और शिप्स में भर दिया जाता था, ठीक है। भेड़ बकरी के तरह में छोटे से शिप में बहुत सारे लोगों को भर दिया जाता था, और लगभग 3 महीना लग जाता था अफ्रीका कोस्ट से यूरोप, जो अमेरिकन कोस्ट है, कैरेबियन कोस्ट है, वहां तक पहुंचने में, ठीक है। अटलांटिक टू द कैरेबियन कोस्ट, और वहां पर जाकर उनको प्लांटेशन ओनर्स के पास में बेच दिया जाता था। The exploitation of the slave trade made it possible to meet the growing demands of the European market। और इससे क्या हो रहा था, यूरोपियंस को आराम से जो भी कमोडिटीज थी, शुगर, कॉफी, इंडिगो, ये सब कुछ आराम से मिल रहा था। उनको काम वाम कुछ नहीं करना पड़ता पड़ता था, ठीक है। वो बस वहां से स्लेव को खरीदते थे और उनको बेच देते थे, प्लांटेशन वर्कर्स को। पोर्ट सिटीज जो बॉर्डियक्स नाइन्टीज थे, वो यहाँ पर काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई थी, ये फ्लरिशिंग से स्लेव ट्रेड के कारण। इसीलिए देख सकते हैं जो भी इंडियन कोस्ट में जितने भी शहर है या आपके स्टेट्स हैं, वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, ये सारे ही स्टेट्स काफी ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है ना। तो जो भी जहां पर भी फॉरेन ट्रेड होगा, वो कंट्री, वो शहर जो है काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच in 1794 legislated to free all slave in French overseas possession। ये कन्वेंशन जो आया था 1974 1794 में, ये कहा गया था कि जितने भी स्लेव्स है उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। लेकिन दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, ठीक है। 10 ईयर लेटर नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कन्वेंशन जो था, थर्ड स्टेट वाले वो हटा दिए थे, अबॉलिश कर चुके थे स्लेवरी को, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे आने के बाद में स्लेवरी फिर से इंट्रोड्यूस हो गया था। और स्लेवरी फ्रांस से कब गया, फ्रेंच के जो कॉलोनीज थे वहां से कब गया, तो 1848 में गया। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। फाइनली स्लेव जो स्लेवरी है वो खत्म हुआ 1848 में। लेकिन आज भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्लेव ट्रेड होते रहता है, बहुत ये प्रोमिनेंट है, जिसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। बस हम लास्ट एक पार्ट पढ़ लेंगे कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इरिवोकेबली ऑल्टर द कंटेम्पररी हिस्ट्री, है ना, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। और भी रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, रशियन हो गया, है ना, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सब भी है, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन काफी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मेनी नेशंस ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसफी इट इज बॉर्न, है ना। तो बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे, जो रिवॉल्यूशन से बहुत अलग अलग नेशंस को सीख भी मिली। इवन इंडिया को भी, इंडियंस को भी इसी से ही बहुत ज्यादा हम लोग ने सीखा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम लोग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इन सब की बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही देन है, ठीक है। फिर द ऑपरेसिव मोनार्कीज वेर बीइंग चैलेंज्ड बाय द पीपल एवरीवेयर, है ना। तो ये जो ऑपरेसिव मोनार्कीज थी, है ना, डिक्टेटरशिप था, उसको कहीं ना कहीं हर जगह में चैलेंज किया जा रहा था। यूरोप में तो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि फ्रांस में तो ये रॉबस्पियर, नेपोलियन बोनापार्टे थे। जर्मनी में हिटलर था, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इटली में मुसोलिनी था। ऐसे बहुत सारे मोनार्कीज थे। और आज के टेक्स्ट में भी देखेंगे तो आज भी बहुत सारे ऐसे मोनार्कीज हैं, और वो कंट्री का कुछ नहीं हो रहा।
The French military disseminated the concept of liberty and equality all throughout the world over the years. ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। आप सिविक्स में भी इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। The French were dominant force to be reckoned as they were radicalized the 18th century political and social system, है ना। तो फ्रेंच एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेंट फोर्स रहा, क्योंकि पूरे यूरोप का ये दिल हुआ करता था। जो फ्रेंच लोग करते थे वही बाकी यूरोप उसी को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये सोशल सिस्टम में बहुत ज्यादा, पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम में काफी इम्पैक्ट रहा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पुट अ एंड टू फ्यूडलिज्म, है ना, बॉन्डेड लेबर, ये सब जो चीजें थी इनको पूरी एंड किया गया। स्लेवरी को भी एलिमिनेट किया गया एंड पेव द वे फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट इन इंडिविजुअल लिबर्टीज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड लाइफ एंड इक्वालिटी, ये सबको प्रमोट किया गया। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट रहा। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जितने भी कंसेप्ट्स थे, जितने भी टॉपिक्स थे, वो सब का क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी बुक में बहुत कुछ और भी दिया गया है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव लगेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जितना भी हो सकता था मैंने सब कुछ डील कर चुका हूँ। अब मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो वो भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।